गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज वी हैव स्टार्टेड डीलिंग विद बैंकिंग अवेयरनेस, तो उस सीरीज में हम आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका नेशनलाइजेशन 1955 में हो गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी, है ना। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये किसको रिप्लेस करके आया था? इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था 1921 का, उसी को नाम दे दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। 1955 में जब इसका नेशनलाइजेशन हो रहा था, तो जब इस बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में हमारा बैंक था, है ना, उसका जब नेशनलाइजेशन हो रहा था तो हमने उसे नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे दिया। तो हमने उसको कब दिया था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था उसका? 1955 में। और इस नाम को रिकमेंड किसने किया था? गोरेवाला कमेटी ने। नाउ अब देखो, जो करंट चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, है ना। अगस्त 2024 तक, मतलब ये वहाँ से इन्हें अपॉइंट करा गया था। अब देखो, जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब इसे स्थापित किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को? 1 जुलाई 1955, है ना। और इसकी जो ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? बैंक ऑफ कलकत्ता 1806। ये प्रेसिडेंसी बैंक थी ना यार, उस समय ये सारे प्रेसिडेंसी स्टेट हुआ करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जितने भी प्रेसिडेंसी स्टेट थे, उन्हीं के पास ही बस बैंक होता था। तो अगर हमें इसके ट्रेसेस देखने हैं तो देखो, तीन बैंक मेजर मेजर, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज होकर इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे 1921 में। एंड देन क्या हुआ कि हमने फर्दर 1955 में उस इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, तो इसलिए ट्रेसेस हमें बैंक ऑफ कलकत्ता से मिलते हैं। अब देखो, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, पहले तो शुरू मतलब इनिशियली उसका, जब वो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था तो उसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, बट अब मुंबई में है। ठीक है, अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में। कौन ओन करता है? गवर्नमेंट इसे ज़्यादातर ओन करती है, मतलब ज़्यादातर इसकी जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है। चेयरमैन देखो, इनके पहले कौन था? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के पहले चेयरमैन कौन था? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, अब देखो, ये जो बैंक का टैग लाइन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टैग लाइन है वो है प्योरली बैंकिंग, नथिंग एल्स, है ना। दैट मीन्स बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, अब ज़रा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लाइक, देखो, बिफोर द वर्ल्ड वार, है ना, वर्ल्ड वार के पहले जब स्टार्ट होने को था, तो उस समय क्या हुआ करता था कि तीन प्रेसिडेंसी स्टेट्स जो थी, बैंक ऑफ मतलब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, सभी का अपना अपना बैंक हुआ करता था, है ना। मतलब कि अगर किसी को एड्रेस करना है किसी बैंक पे, तो वो इन तीनों स्टेट में कहीं भी जाके इन किन्हीं भी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, कहीं पे भी जाके अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकता था। ठीक है, बट 1913 से लेके 1970 में क्या हुआ कि इंडिया की जितने भी सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बैंक थे, वहाँ पे क्राइसिस आ गई बहुत बड़ी, है ना। बैंक फेल होने लगे। तो जब बैंक फेल हो रहा था, तो फिर क्या हुआ कि ये जितने प्रेसिडेंसी स्टेट थे, इन्होंने मर्ज, ये सब मर्ज हो गए, है ना। ये सब मर्ज हो गए 1921 में। कब मर्ज हुए? 1921 में। जब ये मर्ज हुए तो ये सिंगल, पूरे कंट्री का बस सिंगल एक बैंक बना, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, है ना। अब देखो, जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 है, वो जब हमारा आरबीआई तो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था ना यार। जब आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, जब स्थापित नहीं हुआ था, तो जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 है, वही वो सारे फंक्शन करता था जो अभी आरबीआई करती है। ठीक है, वो सारे फंक्शन उस समय इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था 1921 में। ठीक है, फर्दर अब देखो, जो
देखो हमने देखा ना, ये कैसा फंक्शन करती थी, वो सारे फंक्शन करती थी जो अभी आरबीआई करता है, बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। अब देखो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको हमने नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955, जब बैंक का नेशनलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। तो जब हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया? 1955 में। तो उसे क्या नाम दे दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये किनके रिकमेंडेशन पे हुआ था? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी। गोरेवाले कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया 1955 में, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी। ये गोरेवाला है, ठीक है। नाउ अब लिस्ट देखो, उस समय जो जब मर्ज होने का प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत सारे बैंक धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जुड़ते गए, है ना। देखो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस समय कैसा फंक्शन करता था? आरबीआई जैसा फंक्शन करता था, है ना। तो बहुत सारे बैंक इससे मर्ज होते गए थे, तो उनकी लिस्ट देखते हैं। जैसे जो मद्रास बैंक था 1683 में, कर्नाटक बैंक, ये जो बैंक है ना, मद्रास बैंक, कर्नाटक बैंक इन 1788, ब्रिटिश बैंक ऑफ मद्रास इन 1975, द एशियाटिक बैंक इन 1804, ये सब क्या हो गए? 1843 तक ये सारे बैंक जो है डिफंक्ट हो गए। लाइक डिफंक्ट होना मतलब ये फेल्ड हो गए, ऐसा कह लो कि आप ये अस्तित्व में नहीं रह गए। फिर ये क्या हुआ? ये सब मर्ज हो गए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जिसको हम जो अब मर्ज किस में है? ये सारे बैंक अब किस में मर्ज है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, है ना। क्योंकि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 है वही तो फर्दर एसबीआई बना ना यार, हमने देखा। अब देखो कुछ और लिस्ट। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, ये सारे भी बैंक मर्ज होके क्या बन गए थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए थे 1921 में, है ना। जो अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1955 में। नाउ कुछ और बैंक देख लो, मतलब ये सारे बैंक लिस्ट है कि आप ऐसे जानोगे ना यार कि एसबीआई खुद में कितने सारे बैंक को मर्ज करता है। तो नियर अबाउट 24-25 जैसे जो बड़े बैंक है वो तो मर्ज करता ही करता है। तो अब देखो दिल्ली एंड लंदन बैंक जो 1844 में था, ये 1916 तक डिफंक्ट हो गया। डिफंक्ट मतलब अस्तित्व में ना रहना, डिफंक्ट हो गया। अब ये एसबीआई में मर्ज है। और ये जो डेका बैंक है 1846 का, ये भी डिफंक्ट हो गया 1862 में। अब ये किस में मर्ज है? एसबीआई में। एलियंस बैंक जो शिमला का है 1874 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, पर 1923 में ये डिफंक्ट हो गया, है ना। डिफंक्ट मतलब अस्तित्व में ना रहना। और फिर क्या हुआ? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से मर्ज हुआ, है ना। और कितनी बार बोलूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी। ओके, अब देखो ये सारे बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 1913 का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1917 का, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 1920 का, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 1925 का, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1941 का, भारतीय महिला बैंक 2013 का, ये सारे अब मर्ज हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। कब मर्ज हुए ये सारे? 2017 में, ठीक है। ये सारे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, भारतीय महिला बैंक, ये सारे मर्ज हो के अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये सारे मर्ज हो के अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। और इनका मर्जर कब हुआ? 2017 में। नाउ एसबीआई एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, मैंने पहले ही बताया ना कि वो सारे प्लेसेस जहाँ पे बैंक के ब्रांच नहीं है, तो वो पहले क्या करता था कि मतलब वो एसबीआई के पास जाते हैं अपने इश्यू को लेके, है ना। अब देखो अंटिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1935 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, इन एडिशन टू इट्स कमर्शियल बैंकिंग फंक्शन हैड बीन परफॉर्मिंग, ठीक है।
तो मैंने अभी डिस्कस करा था ना कि जब आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, तो जो आपका इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, उस समय वो सारे फंक्शन करता था जो इस समय आरबीआई कर रही है। 1 जुलाई इज ऑब्जर्व एज एसबीआई डे। अब देखो कोई पूछेगा कि एसबीआई डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है। एसबीआई साइन बोर्ड हैज़ बीन चेंज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। एसबीआई का जो साइन बोर्ड है, पहले पहले क्या हुआ करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा पूरा होता था, बट अब एसबीआई का लोगो है ना। तो ये जो एसबीआई का लोगो है वो कब चेंज हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है। अब प्रेजेंट में हालत देख लो कैसी है। अभी प्रेजेंट मार्च 2022 तक बात करूँ तो एसबीआई के पास 16 रीजनल हब हैं, है ना, 16 रीजनल हब हैं, 57 जोनल ऑफिसेस है, जो कि हमारे बहुत सारी सिटी में लोकेटेड है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट के अदर सिटीज़ में। इट हैज़ मोर देन 24,000 branches in India presently. It has 190 overseas branches spread over 36 country. अब देखो करेंटली बात करूँ तो 24,000 ब्रांचेस है हमारे सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल, है ना। और 190 ब्रांचेस तो उसकी बस ओवरसीज कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ओवरसीज में है, लाइक ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया, 34 कंट्री में 190 ओवरसीज बैंक है हमारे, ब्रांचेस है हमारी एसबीआई के, ठीक है। अब देखो एसबीआई के फंक्शन जान लेते हैं। तो एसबीआई के फंक्शन को अगर हमें देखना है तो एसबीआई 2 टाइप का फंक्शन करता है, एक सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, एक जनरल ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन, है ना। हमने पहले भी डिस्कस कराया कि जिस प्लेस पे और ढेर सारी ब्रांचेस नहीं होती वहाँ पे जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो एज ए सेंट्रल बैंक, मतलब एज ए सेंट्रल बैंक फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारे करेंसी को मेंटेन करता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है। जो मतलब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन करेगा तो वो क्या कर सकता है, जो सारे करेंसी है उनको मेंटेन कर सकता है ना। तो फिर फर्दर क्या हो सकता है कि एसबीआई जो है, मतलब जो गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो एसबीआई की तरफ रुख करते हैं पैसों की, है ना। तो एसबीआई जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एसबीआई को भी बैंकर्स बैंक कहा जाता है, जैसे आरबीआई को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑल बैंक, है ना, बैंकर्स बैंक, ठीक है। बट ये इंडिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये बात कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 का, वो क्या है, वो फादर ऑफ ऑल बैंक है। ये हमने इंडिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया है, बस इंडिया में, ठीक है। वैसे ही एसबीआई भी बैंकर्स बैंक है, बट लिमिटेड सेंस में। जैसा मैंने लिमिटेड सेंस मतलब जहाँ कहीं भी बैंकिंग के ब्रांचेस नहीं होता वहाँ पे एसबीआई एज ए बैंकर्स बैंक वर्क करती है ना। जहाँ जिस प्लेस पे भी जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसके ब्रांचेस उस स्टेट में नहीं है या फिर कहीं नहीं है, तो वहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो उस बैंक के लिए बैंकर्स बैंक जैसा वर्क करेगी, ठीक है। इन प्लेस ऑफ आरबीआई हैज़ नो ब्रांचेस, एसबीआई एक्ट एज क्लियरिंग हाउस फॉर आरबीआई। अब देखो आरबीआई का जिस भी स्टेट में ब्रांच नहीं होता वहाँ पे एसबीआई कैसा एक्ट करता है, आरबीआई जैसा एक्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई ये भी जो है बैंकर्स बैंक माना जाता है, बट इन लिमिटेड सेंस। तो हमने अभी जो एसबीआई का फंक्शन है वो एज ए सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन कैसा करती है वो देखा। अब हम देखेंगे जनरल ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस क्या क्या है। तो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो क्या करती है, जो पब्लिक के पैसे उसे डिपॉजिट करती है, फिक्स करती है, रिकरिंग करती है ना। तभी तो आपकी एसबीआई में अकाउंट है ना यार। आप क्यों कहते हो कि एसबीआई बहुत सेफ है, क्यों, क्योंकि वो आपकी आरबीआई का एजेंट है ना। तो हम एसबीआई को उतना ऑथेंटिसिटी, इसलिए हम उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उतना बिलीफ रखते हैं, ठीक है। देखो ये एसबीआई जनरल ऑर्डरिंग जब फंक्शन करती है तो ये पैसे, पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट कर सकती है ना, फिक्स कर सकती है,
लोन दे सकती है, और ये सारे सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, सिक्योरिटीज, इस सब पे वर्क कर सकती है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंजेस को ड्रॉ कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, डिस्काउंटिंग कर सकती है, बाइंग कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे जब ऑर्डिनरी फंक्शन करेगी तो ये सारे फंक्शंस कर सकती है। और आप जब फंड में इन्वेस्ट करते हो तब वहाँ के लिए भी फंक्शन कर सकती है। तो दीज आर द फंक्शंस जो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जनरल में करता है ना, ऑर्डिनरी टर्म में करता है, ठीक है। तो देख लो यार, ये सब मतलब दीज आर ऑल द फंक्शन है ना। तो ये सब देखो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी निगोशिएशन, मतलब जब भी आप बिजनेस करते हो तो निगोशिएशन के लिए कहाँ एक्वायर करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमारा ब्रीफ डिस्कशन यही रहा। आगे हम कुछ और जो प्राइवेट बैंक वगैरह है उसको देखेंगे, देन आफ्टर हम हमारा स्ट्रक्चर जो इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होगा, और फिर हम उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।